नमस्कार, मैं बॉबी मिश्रा। ये शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत NH2 स्थित चतुर्वेदी पेट्रोल पंप के सामने एक ट्रक ने मोपेड सवार को रौंद दिया, जिसके चलते मोपेड सवार के दोनों पैर कट गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को नियति अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। थाना हाईवे क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर चतुर्वेदी पेट्रोल पंप के सामने एक अनियंत्रित और तेज गति के ट्रक ने मोपेड को रौंद डाला। इस दुर्घटना में मोपेड चालक के दोनों पैर बुरी तरह कट गए और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ये देखकर आसपास इलाके में लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। सूचना दिए जाने पर इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ट्रक चालक ने मोपेड चालक समेत 30 मीटर तक घसीटा, लेकिन बाद में ट्रक छोड़कर फरार हो गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से मोपेड चालक को इलाज के लिए नेती अस्पताल भेजा, जहां अस्पताल में मोपेड चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आगे लोग चल रहे हो, पीछे से ट्रक आया और दांत ऐसे न मारी है और मार के यहाँ तक खींचा, नीचे मिट्टी फंस गई है और दूर तक दवा चला हुआ ट्रक चला हुआ। कितने लोग थे विक्की पर? एक ही आदमी। अब जो घायल है उस घायल को कहाँ पर भिजवाया गया है? कहाँ घटना ये हुई सर, एक बुड्ढा ट्रक के नीचे आ गया और गाड़ी उसमें ट्रक में फंस गई। बुड्ढा ट्रक के नीचे से घूमता हुआ आया तो उसका धड़ तो निकल गया पहियों के नीचे से, पैर रह गए सर। ट्रक चढ़ गया पैरों के ऊपर, पैर उसके दोनों बेकार हो गए, बिछड़ गए हैं। तो यहाँ पर मौके पर पुलिस आई? सर पुलिस आई मौके पर, लेकिन थोड़ी देर में आई। मथुरा के कृष्णानगर पुलिस चौकी क्षेत्र में व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सीओ सिटी ने स्थानीय व्यापारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान का आश्वासन भी दिया। सीओ सिटी वरुण कुमार की अध्यक्षता में पुलिस और व्यापारियों के बीच कृष्णानगर क्षेत्र के एक होटल में ग्राउंड में बैठक हुई। इस बैठक में सीओ सिटी वरुण कुमार ने व्यापारियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान व्यापारियों ने आए दिन होने वाली चोरी, चुनौती की घटनाओं को पुलिस के सामने रखा और व्यापारियों को पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग की। इसी के साथ ही बाजार में सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को भी दूर करने की मांग व्यापारियों ने उठाई। पुलिस और व्यापारियों के संगठन की बैठक थी। खासतौर पर व्यापारियों के साथ जो आए दिन होने वाली परेशानी, मार्केट में लूट छिनैती की घटनाएं जो बढ़ रही हैं और असुरक्षा की भावना जो व्यापारियों में है, उस संबंध को लेकर ये बैठक थी। काफ़ी अच्छे माहौल में बैठक हुई है। पुलिस ने अपना पूरा सहयोग देने की बात की है। कुछ व्यापारियों ने भी पुलिस को सहयोग देने की बात की है। अपनी तरफ से कुछ लोगों को कनेक्ट करके और पुलिस के साथ जोड़ने की, ताकि वो चौकीदारी के पर्पज़ से रात में रह सकें, उस संबंध में वार्ताएँ हुई हैं और लोगों को परेशानी ना हो आगे आए। कभी कल परसों या 2-4 दिन ज़्यादा हुए, कृष्णानगर चौराहे पे एक साइकिल की दुकान से चोरी हुई, पीछे की शटर काट कर, उस संबंध में भी वार्ता हुई है। हमने जो व्यापारियों की समस्याएं यहाँ पर रखी हैं, जो सुरक्षा को लेकर व्यापारियों की है और जैसे छिनैती मोबाइलों को छीन के ले जाते हैं, इस संदर्भ में बहुत ही अच्छी और सराहनीय पहल हमारे सीओ सिटी साहब का रहा, वरुण जी का। उन्होंने काफ़ी आश्वस्त किया है व्यापारियों को कि आगे से ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन उन्होंने हमसे अपेक्षाएं भी की है कि हम उनका साथ दें और उनका साथ निभाएं और सभी जितने भी हमारे बाज़ार के क्षेत्र हैं, उनमें अपनी तरफ से भी चौकीदारों को रखने की व्यवस्था बनाएं। व्यापारियों की समस्या और उनकी मांगों को लेकर सीओ सिटी वरुण कुमार ने आश्वासन देते हुए कहा कि जगह जगह बाजार में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे और रात्रि में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही व्यापारियों द्वारा निजी चौकीदार भी लगाए जाएंगे। वरुण कुमार ने बताया कि जहां कमियां दिखाई दे रही हैं, उन्हें दुरुस्त कर दिया जाएगा। CCTV प्रमुख जगहों पर लगाई जाएंगे, जिनकी चेकिंग समय समय पर पुलिस द्वारा की जाएगी। ये देखिए, थाना कोतवाली नगर, जनपद मथुरा के चौकी कृष्णानगर क्षेत्र अंतर्गत यहाँ एक व्यापारिक बंधुओं के साथ पुलिस, हम लोग सभी लोगों ने आपस में एक बैठक आयोजित करी है, जिसमें व्यापारिक बंधुओं की जो प्रमुख समस्याएं हैं, पुलिस की गश्त को लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था और उसके क्या पुख्ता इंतजाम किए जा सकते हैं, इस संबंध में हम लोगों ने आपस में चर्चा की। इसमें CCTV कैमरे का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाए, उसके एंगल को क्या रखा जाए, पुलिस की जो गश्त की व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ता कैसे प्रदान की जा सकती है, इस पे वार्ता हुई। बाकी कुछ लोकल चौकीदार अपने स्थानीय स्तर से व्यापारिक बंधुओं ने भी कमिट किया है कि वो लोग अपने स्तर से भी कुछ व्यवस्था करेंगे। इन सभी पहलुओं पे चर्चा हुई ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और उसकी बेहतर व्यवस्था की जा सके।
मथुरा में कोसी कला के एक गांव में पति द्वारा पत्नी की मदद से एक नाबालिग को दुराचार का शिकार बनाने का मामला सामने आया है। इस मामले में नाबालिग के भाई ने नामजद मुकदमा दर्ज करा दिया है। थाना कोसी कला के गांव के रहने वाले एक भाई ने अपनी बहन पर बेला फुसला कर उसके साथ दुराचार करने का आरोप एक शादीशुदा पदम सिंह और उसकी पत्नी पर लगाया है। पीड़ित भाई ने इस संबंध में पति और पत्नी के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। पीड़ित भाई का आरोप है कि दोनों पति पत्नी कुछ दिनों से उसके घर के पास आते थे, जिससे उनकी जान पहचान हो गई। शनिवार की शाम घर पर किसी भी परिजन के न होने पर दोनों ही पति पत्नी बेला फुसला कर उसकी बहन को घर से बाहर ले गए। घर लौटने पर जब अपनी छोटी बहन को नहीं देखा तो खोजबीन शुरू कर दी। रात्रि करीब 11 बजे मामले की जानकारी हुई तो पैरों तले जमीन खिसक गई और पुलिस को उन्होंने सूचना दी। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मौके पर पहुंच गई और पति पत्नी पदम सिंह और राजबाला को परिजनों के सहयोग से मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पीड़िता नाबालिग लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा है और दुराचार करने वाले आरोपी पकड़े गए पति और पत्नी को जेल भेजने की कार्रवाई पुलिस कर रही है। इस संबंध में पीड़िता के भाई ने जानकारी दी। वो रात को बहन सो रही थी, हम दोनों बाइक कार पे, तो वो लड़की को पहला फुसला के पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं। लड़की को कौन ले गया था? कौन ले गया? ये पैगाम वाली लड़की थी। क्या नाम है? राजबाला और ये पदम सिंह उसका पति, ये दोनों ले गए थे। हमें जैसे ही पता चला मैं बाहर से आया, आके देखा तो लड़की गायब थी। फिर उसके बाद हमने देखा, देखने के बाद हमें पता चला ऐसे मामला। फिर हमने ढूंढे इधर उधर। फिर ये हमें लगभग 12:30 बजे के आसपास ही हमने शेरगढ़ रोड पर बाइक पर लड़की को ढक के और पकड़ के ले जा रहे थे। हमें एक तक हुआ, हमने उनके पीछे बाइक लगाई, ये बाइक तेज़ भगाने लगे। आगे जाके हमने हल्ला मचा दिया तो वहाँ कुछ गांव के लोग थे, कुछ वहाँ पुल टूटा हुआ, वहाँ जाके रोक दिए बाकी कोई। फिर ये इस लेडी ने कपड़े वपड़े भी फाड़ लिए थे अपने कि तुम पर गलत तार लगा दूँगी। इसका पति बोला कि कपड़े फाड़ लें, गलत तार लगा। इतने टाइम में फिर मेरा छोटा भाई ने पुलिस PCR को लेने चला गया। PCR लेके फिर पुलिस वाले लड़की और उनके सब तो गोपाल बाग चौकी। और क्या बताया लड़की ने फिर तुम्हें? लड़की ने बताया था इन लोगों ने मुझे कोकलावन ले जाके कोकलावन परिक्रमा देने के बहाने ले गए थे। वहाँ परिक्रमा नहीं थी। परिक्रमा देने के बाद फिर सीधे वापस लेके आए। वापस लेके आने के बाद फिर ये बोल रहे थे हम तुझे घर छोड़ देते हैं, यहाँ पर निकल जाएंगे, इधर से पुलिस वाले रोकेंगे, ये लाइसेंस नहीं है। तो बम्बई की पटरी से निकाल देते कि तुझे ऐसे घुमा के छोड़ देंगे। मथुरा के थाना सदर क्षेत्र बाजार अंतर्गत कृष्णापुरी इलाके से एक विवाहिता अचानक घर से गायब हो गई। महिला के पति ने थाने में इसके गायब होने की गुमशुदगी दर्ज करा दी है। मथुरा के कृष्णापुरी इलाके में रोटी गोदाम के समीप अपने घर में 4 साल के मासूम बेटे के साथ बैठा ये युवक ब्रजेश कुमार है। ब्रजेश कुमार के मुताबिक उसकी पत्नी पूनम 15 सितंबर को अचानक घर छोड़कर कहीं चली गई। सुबह जब उन्होंने देखा तो पूनम घर में नहीं मिली। चारों तरफ आस पड़ोस मिलने जुलने वाले रिश्तेदारी आदि सब जगह खोजा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार ब्रजेश ने थाना सदर बाजार में पूनम की गुमशुदगी दर्ज कराई। 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पूनम का कोई सुराग नहीं लगा है। वहीं दूसरी ओर पूनम के मायका पक्ष वालों ने पूनम के गायब होने का आरोप उसके पति ब्रजेश पर ही लगा दिया। ब्रजेश ने बताया कि उसके ससुराली जनों ने सदर बाजार थाने में उसी के खिलाफ तहरीर दी है और आरोप लगाया है कि ब्रजेश ने ही अपनी पत्नी पूनम को कहीं गायब कर दिया है। ब्रजेश ने ये भी बताया कि कोरोना आपदा के बीच होटल से उसकी नौकरी छूट गई, वो घर पर खाली ही बैठा था। इसी बात को लेकर कई बार पूनम ने ताना मारा और कहा कि उसे मथुरा में नहीं रहना, कहीं बाहर किसी बड़े शहर में ले चलो। इसी महत्वाकांक्षा के चलते शायद वो घर छोड़कर चली गई है। फिलहाल उसका 4 साल का मासूम हर्ष अपनी मां को याद करके रोता है। जब रोता है तो घर वाले उसको खेल खिलौना या मोबाइल फोन देकर बमुश्किल चुप कराते हैं। 15 तारीख को मेरी वाइफ रात को अचानक बिना बताए कहीं चली गई है। अच्छा जी। क्या नाम है? मेरी वाइफ का नाम है पूनम वर्मा। पूनम वर्मा कितनी उम्र होगी? उसकी उम्र सर 24 वर्ष। 24 वर्ष है। तो तुम्हारा कोई घर में कोई तो उससे कोई झगड़ा कोई ऐसी बात? सब कोई झगड़ा वगड़ा नहीं था, अच्छे खासे सोए थे रात को। और सुबह जब मैं उठा था 6 बजे कूलर बंद करने के लिए, थोड़ा ठंड लग रही थी, तो जब मैंने देखा तो वो थी नहीं। मैं सोचा ऊपर गया मैं कि चाय वाय बना रही होगी, ऊपर मैं चला जाता हूँ, ऊपर भी नहीं थी। फिर मुझे थोड़ा शक हुआ तो मैं पूरा घर देखा, फिर वो मिली नहीं।
कहाँ गई है, किधर गई है, कुछ सब पता, कोई फोन वगैरह उसका जी नहीं, फ़ोन अपना यहीं पे घर छोड़ गई है, रीसेट मार के चली गई है। रीसेट मार के फ़ोन को घर पे रख के चली गई है जी। और आपने इसकी पुलिस को कोई सूचना दी है? जी बिल्कुल, पुलिस में मैंने वो रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसकी, ये इसकी कॉपी गुमशुदगी में दर्ज करा दी है कि मेरी वाइफ चली गई है 15 तारीख को। अच्छा, और उनका कोई बता जा रहा है तुम्हारे ऊपर जो उनके परिवार वाले जो मायके वाले? हाँ, उनके परिवार वालों ने मुझ पर ही FIR करवा दी है और मुकदमा दर्ज करवा दिया है। क्या इल्जाम लगा रहे हैं तुम्हारे ऊपर? वो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और फिर मारपीट का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरे पूरी फैमिली पर कि सब मारते हैं उससे, भूखा प्यासा रखते हैं, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि लड़की को गायब कर दिया हमने। आप लोगों ने? हाँ जी। गायब कर दिया, कहीं मार के फेंक दिया? हाँ सर, मारने की भी वो आ रही है, वो सर आए थे उसमें कह रहे थे कि आप लोगों ने कहीं मार के फेंक दिया, उसमें ऐसा लिख रहा है उनकी रिपोर्ट में। मतलब आपकी पत्नी गायब है, उल्टा आपके ऊपर ही आरोप हाँ हाँ, मेरी पत्नी गायब है सर, मैं ढूंढ रहा हूँ उस पर, मेरे ऊपर ही उन्होंने वो कर दिया एक्शन। आपके ससुराल में कौन कौन है? मेरी ससुराल सर, मेरी वाइफ के नाना है, मामा है, मामी है। सास ससुर वगैरह कोई नहीं है? सास ससुर सर, ससुर तो ख़त्म हो गए हैं, पर उसकी माँ थोड़े समय पहले वो भी अपने मतलब जमाने में भाग गई थी अपनी 3 छोटी बच्चियों को छोड़कर जी। उसका मतलब तुम्हारी पत्नी की और बहनें हैं? हाँ, मेरी पत्नी की 2 बहनें और हैं। एक तो वहीं शिवानी माँ पे रहती है नसीटी में, नाना के पास में, और एक उससे छोटी बहन है, उसका तो मैं नाम नहीं जानता। हाँ, और वो माँ रहती है यहाँ पे मेरठ में इस समय। शादी हो गई है? नहीं, दोनों अनमैरिड हैं। वो दोनों अनमैरिड? हाँ। उनसे पता किया आपने, फोन वगैरह से पूछा? मैंने शिवानी से बात तो की थी 1-2 बार, पर उसके बाद उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। फोन नहीं लग रहा है? ना, मैंने शुरुआत में ही बात की थी शिवानी से, तो मैंने पूछा भी था कि तेरी बहन माँ आई हो तो मुझे बता दे, कुछ बात हो। पर थोड़ी देर बात करने के बाद फिर उसका फ़ोन उसका भी नहीं लग रहा वहाँ शिवानी। हाँ जी। वो कुछ तुम्हें क्या लगता है कहाँ गई है? सब मुझे तो पता नहीं, कहीं चली गई है। अब कितने बच्चे आपके? मेरा एक ही लड़का है सर, 4 साल का छोटा लड़का है। तो सबको आप संभाल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल संभाल रहे हैं, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं उसे, और फिर थाने के भी चक्कर लगा रहे हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर वो केस दर्ज कर दिया, फिर बच्चे को भी संभालना पड़ रहा है। अब बहुत परेशानी है सर, 5 महीने से घर में बैठा हूँ, लॉकडाउन था, और जब से काम छूटा हुआ है, काम नहीं है मेरे पास कोई। इस बीच में दौरान आपका कोई झगड़ा या वो क्या चाहती थी, क्या कहती थी? सर वो बस झगड़ा वगड़ा तो कुछ नहीं था, पर वो ये चाहती थी मैं यहाँ से घर छोड़ दूँ और कहीं गुड़गांव में या फिर दिल्ली में किसी बड़े शहर में चलूँ और वहाँ जाके रहें। पर मैंने उसे समझाया भी था कि अभी भाई देखो काम नहीं है मेरे पास, काम छूटा हुआ है, मैं ऐसे एकदम कहाँ चला जाऊँ। क्या काम करते थे आप? मैं सर्विस का काम करता हूँ होटलों में। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एक और बिजली चोरी रोकने के लिए पुलिस की मदद लेने की बात कहते हैं, वहीं दूसरी ओर मथुरा में पुलिस ही बिजली चोरी करती हुई नजर आई। रविवार को भूतेश्वर चौराहे पर पुलिस ने चोरी की बिजली से वाहनों के पीछे लगे एंगल को वेल्डिंग की मशीन से हटवाया। आम आदमी यदि बिजली की चोरी करे तो बिजली विभाग द्वारा थाने में जाकर दोषी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाती है, लेकिन यदि इसी काम को पुलिस करे तो फिर उसकी FIR कहां दर्ज हो? यही सवाल आज भूतेश्वर तिराहे पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा सरेआम की जा रही बिजली चोरी को लेकर खड़ा हो रहा है। रविवार को भूतेश्वर तिराहे पर ट्रैफिक पुलिस के सिपाही सभी ऑटो को रोककर उसमें अधिक सवारी न बैठे, इसीलिए लोहे की एंगल वेल्डिंग करा रहे थे। वेल्डिंग कार्य के लिए एक वेल्डर को बुलाया गया और उसकी मशीन को पुलिसकर्मियों ने सड़क किनारे खुले हुए बिजली के बॉक्स में जंपर डालकर चालू करा दिया, जो कि सरासर बिजली चोरी है। इस बारे में जब मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों से बात की तो वो इस तरह से खुद का बचाव करते नजर आए। भाई साहब, इस संबंध में एसपी ट्रैफिक साहब जवाब देंगे, हमें बैठ देने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये बिजली के विभाग की जो क्या कह रहे हैं, हमें बैठ देने का कोई अधिकार नहीं है। आपके सामने खुलेआम बिजली चोरी करी जा रही है। ये काम हमारा नहीं है, हमारा काम है चेकिंग करना, हम चेक कर रहे हैं। वेल्डर से अवैध रूप से बिजली लेने के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह तो मजदूर है, जैसा उसे ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने कहा वैसा उसने कर दिया। मैंने नहीं लगाया, मैं तो मजबूरी पर आता हूँ, लगवाया। किसने लगवाया? किसने लगवाया? मैं जो पत्ती लगवाते हैं उन्होंने लगवाया। किसने लगवाया? किसने? जो पत्ती लगाने को बुलाते उन्हीं ने लगवाया। अरे तो पत्ती कौन लगवा रहा है? ट्रैफिक पुलिस ने लगवाया। जो बुलाते उन्होंने लगवाया। ट्रैफिक पुलिस ने ही तो लगवाया ये। तुमने तो जब बिजली कहा से तुमने इसमें लगा दी है ना, यही तो बात है। टेम्पो चालक ने पुलिस की जबरन की जा रही कार्यवाही का विरोध किया और कहा कि खुद पुलिस बिजली चोरी करके जबरन टेम्पो में एंगल लगवा रही है। मैं खड़ा हूँ भूतेश्वर चौराहे पर। क्या दिक्कत आ रही है? कुछ नहीं, मैं तो एक ऑटो में बैठ के आ रहा था, तो उसका ऑटो रुकवा लिया।
बिजली के खंभे से डायरेक्ट लाइट लगा के उनकी बत्ती लगवा रहे हैं और पैसे ना होने पे टेम्पो वालों से 300 रुपये या उसकी बैटरी या उसकी स्टैम्पी लगवा रहे हैं। 300 रुपये ले रहे हैं। 300 रुपये ले रहे हैं। और लाइट कहाँ से ले रहे हैं? लाइट डायरेक्ट बोर्ड से लगा रखी है जिसकी फोटो आपके पास में है। मथुरा में हो रहे कोरोना के फर्जी सैंपलिंग का मामला सामने आया है। वायरल हुई वीडियो में एक चिकित्सक अपने ही 1 दर्जन से अधिक सैंपल अलग अलग नामों से जांच के लिए भिजवाता हुआ दिखाई दिया, जिसकी पुष्टि सैंपलिंग में लगे एक और डॉक्टर ने भी की है। मथुरा में कोरोना की फर्जी सैंपलिंग का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक चिकित्सक अपने ही 1 दर्जन से अधिक सैंपल करके जांच के लिए भिजवा रहा है। ये सैंपल अलग अलग नामों से जांच के लिए भेजे जाते हैं। इसकी पुष्टि कोरोना सैंपलिंग में लगे एक डॉक्टर ने भी की है। ये वीडियो मथुरा के बलदेव स्थित स्वर्गीय डोरीलाल अग्रवाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। कोरोना सैंपलिंग में लगे यहाँ के डॉक्टर राजकुमार सारस्वत इस वीडियो में अपने ही सैंपल करा रहे हैं। वीडियो में वो बोलते नजर आ रहे हैं कि सैंपल कम पड़ गए हैं, इसलिए अपने सैंपल करा रहा हूँ। इस वीडियो में उन्होंने अपने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 1 दर्जन से अधिक सैंपल कराए हैं। इस वीडियो में एक स्वास्थ्यकर्मी उन्हें समझाने की भी कोशिश कर रहा है कि आप इतने सैंपल क्यों करवा रहे हैं, इससे आपकी नौकरी को भी खतरा है। सीएससी के ही एक डॉक्टर ने बताया कि ये सैंपल जांच के लिए सीएमओ कार्यालय अलग अलग फर्जी नामों से भेजे गए हैं। इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलदेव के चिकित्सक डॉक्टर अमित ने सीएमओ मथुरा से शिकायत भी की है। मेरी ड्यूटी 27 तारीख को दिनांक 27/7 को सैम्पलिंग टीम में लगाई गई थी और वहाँ मेरे नाम से 28/7 से सैम्पलिंग होम आइसोलेशन के फॉर्म फर्जी भरे जा रहे हैं, जिसकी आपने शिकायत सीएमओ साहब से मैंने शिकायत की है उसकी। अच्छा, एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सीएससी बलदेव पर फर्जी सैंपलिंग की जा रही है। क्या वो वीडियो सीएससी बलदेव का ही है? जी, सीएससी बलदेव का है। वो दूसरी टीम के सैम्पलिंग जो अधिकारी हैं उनका सैम्पलिंग, उन पर फर्जी सैम्पलिंग कराई गई है। उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। हम लोग संविदा कर्मचारी हैं, हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि आप सैम्पलिंग करा के दीजिए, टोटल RT-PCR के सैंपल दीजिए, या तो आप मरीज नहीं आ रहा है तो आप अपने दीजिए, नाम कहीं से चढ़ाइए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं तो हम आपके लिए लेटर इशू करा देंगे और 3 दिन में आपकी संविदा समाप्त करा देंगे। किसके द्वारा सैंपल एक दबाव बना के कराए जाते हैं और किसके द्वारा संविदा समाप्त करने की धमकी दी जाती है? हमारे ऊपर हमारे चिकित्सा अधीक्षक जी और BPM महोदय, इन दोनों लोगों का दबाव रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वार्षिक रिपोर्ट जाती है उसके आधार पर ये हमारी प्रगति रिपोर्ट भेजते हैं कि व्यक्ति ने का कार्य ऐसा चल रहा है। अगर ये हमारे लिए नेगेटिव लिख देंगे तो हमारी संविदा स्वतः समाप्त कर देंगे। फर्जी सैंपलिंग कराने की ज़रूरत क्या पड़ती है? पेशेंट का एक टारगेट होता है कि हाँ, आपको CSC से इतना टारगेट दिया जा रहा है, आपको ये टारगेट पूरा करके देना है। तो इस वीडियो में जो सैंपलिंग जिनकी की जा रही है वो डॉक्टर ही हैं? जी, डॉक्टर राजकुमार सारस्वत। कितने सैंपल लिए गए हैं उनके लगभग 15 से 20 के बीच में सैंपल लिए गए हैं, जो आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। क्या डॉक्टर, एक चीज़ बताइए, अगर किसी पॉजिटिव व्यक्ति के इस तरह से सैंपल ले लिए जाएँ तो उनकी तो सारी की पॉजिटिव निकलेगी रिपोर्ट? हाँ, उन सारे लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट निकलेगी और जिन लोगों के नाम पे ये रिपोर्ट चढ़ाई जा रही है या जिनके नाम पर सैंपल भेजे आ रहे हैं, उन लोगों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर अमित भी इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलदेव पर कोरोना सैंपलिंग में लगे हुए थे। उन्होंने बताया कि CSC प्रभारी डॉक्टर योगेंद्र सिंह राणा संविदा पर लगे हुए चिकित्सकों पर दबाव बनाकर फर्जी सैंपलिंग का कार्य करा रहे हैं। कोरोना सैंपलिंग का टारगेट पूरा करने के लिए फर्जी सैंपलिंग कराई जा रही है। फर्जी सैंपलिंग न करने पर CSC प्रभारी द्वारा डॉक्टरों की संविदा समाप्त करने की धमकी भी दी जाती है। डॉक्टर अमित ने बताया कि उनके फर्जी साइन करके CSC पर मरीजों को होम आइसोलेट भी किया जा रहा है, जिसकी शिकायत जब उन्होंने मथुरा CMO कार्यालय में की तो CSC प्रभारी द्वारा उनके खिलाफ थाना बलदेव में तहरीर दे दी गई। कुल मिलाकर कोरोना महामारी के इस बेहद संकट काल में कोरोना की फर्जी सैंपलिंग का ये मामला हैरान कर देने वाला है। हाँ, एक शिकायत प्राप्त हुई है और देखा भी है वीडियो कि उसमें जो है एक ही किसी स्टाफ की जो सैंपलिंग है ली जा रही है। अभी उस वीडियो की जांच चल रही है और अगर उसमें कोई सत्यता पाई जाती है तो ये घोर लापरवाही है जिसने भी किया है और दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सब किसने शिकायत की और कहाँ किस सामुदायिक केंद्र का? ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलदेव से वीडियो वायरल हुआ है और वहीं के एक स्टाफ ने, जो RBSK में डॉक्टर हैं, उनके द्वारा और सैंपलिंग के इंचार्ज हैं, उनके द्वारा ही शिकायत की गई है। उन्होंने सैंपलिंग की शिकायत नहीं करके
दूसरी शिकायत करी थी उसके साथ एक CD लगा को दिया है जिसमें कि ये वीडियो। सर इस तरह का कहीं और सीएससी से किसी और सीएससी से मामला आया है कि यही पहला मामला है? नहीं, अभी तक कोई मतलब ही नहीं है कोई। ये तो अगर हमें तो इस पर विश्वास ही नहीं है कि ये वीडियो ठीक भी है। अगर ये वीडियो ठीक है तो इस पर जो है घोर मतलब लापरवाही का आरोप लगते हुए उसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक कोई मतलब नहीं है कि कहीं से कोई इस तरह का वीडियो हो, ना ऐसा होना चाहिए। मथुरा जंक्शन पर कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगेज सैनिटाइजिंग मशीन लगाई गई है। अब मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक यात्री को अपना सामान सैनिटाइज कराने का 10 रुपए शुल्क देना होगा। रेलवे द्वारा कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए मथुरा जंक्शन पर बैग सैनिटाइजिंग मशीन लगा दी गई है। ये मशीन रेलवे ने एक निजी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके लगाई है। इस मशीन का ठेका ग्वालियर के स्ट्रीट वॉल ऑन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। मशीन ऑपरेटर मनीष यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि एक यात्री के सामान को सैनिटाइज करने का 10 रुपया लिया जाता है। ऐसे में यात्री के पास एक बैग है या 4 बैग हैं, सभी का शुल्क 10 रुपया निर्धारित है और वो भी यात्री की इच्छा पर निर्भर है कि वो अपने सामान को सैनिटाइज कराना चाहता है या नहीं। मनीष ने ये भी बताया कि तमाम लोग ऐसे आते हैं जो कि यहाँ उनसे उलझ जाते हैं, जबकि उनके द्वारा किसी के सामान को जबरन सैनिटाइज नहीं किया जाता। इसके लिए उन्होंने जगह जगह बोर्ड भी लगा रखे हैं। ये सर सैनिटाइजर होके बैग निकलते हैं। अगर जिस बैग को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइज करने के लिए लगाई किसके द्वारा, रेलवे द्वारा या किसी प्राइवेट कंपनी सर द्वारा? प्राइवेट कंपनी के द्वारा। कौन सी कंपनी है? स्टीबल ADS प्राइवेट लिमिटेड। मतलब जंक्शन पर कब लगी है ये? सर इसको हो गया करीब आज 18-19 तारीख है, 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए जी। तो उसका क्या है, कोई चार्ज लेते हैं या निःशुल्क? सर जैसे कोई सैनिटाइजर कराता है तो उससे 10 रुपये चार्ज लेते हैं, नहीं कराता है तो वो निकल जाता है। 10 रुपये एक पीस का, एक बैग का? नहीं, जैसे एक टिकट है उसमें 4 बैग हैं तो 10 ही रुपये लेंगे एक यात्री के सामान का? एक सामान, हाँ। और अगर कोई नहीं कराना चाहे तो उसकी इच्छा है जा सकते हैं, उससे कोई चार्ज नहीं लेंगे। लेकिन लोगों का आरोप है कि यहाँ हर एक निकलने वाले यात्री से जबरदस्ती उसका सामान कराया जाता है। ये सर हम पहले ही निकल देते हैं और सब कुछ लिखा के पहले और यात्री को बता भी देते हैं, जिसको कराना है वो कराएं, न कराना है तो जा सकते हैं। जिसको किसी पर जबरदस्ती नहीं करते हैं। तो फाउंडेशन नहीं है? नहीं सर, ना तो जबरदस्ती करते हैं ना किया जो बोलने वाले। अगर हम अनुमानित पूछे तो एक दिन के कितने यात्री लगभग कराते हैं, कितने % कराते हैं? सर हो जाते हैं करीब 300-400 यात्री कर लेते हैं। करा लेते हैं जी सर, 250-300 करते, ज़्यादातर कराते हैं। हाँ, जिसको जो जानता है वही कराता है, जैसे नहीं जानता है तो जाइए सर, नहीं कराना है आपको तो निकल सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जहां प्रेरणा लेती है उड़ान और होता है आपके सपनों की वास्तविकता का निर्माण, जहां आपके सपनों को मिलता है आकार, जहां सपने देखने वालों के लिए है एक जीत, where you get trained with industry skills, soft skills and social skills apart from quality education, संस्कृति यूनिवर्सिटी। आप निर्माता हैं अपने भविष्य के। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर स्वागत है। रविवार को मथुरा में 4 केंद्रों पर वेटरनरी पीवीटी की प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई। इस प्रवेश परीक्षा में करीब 1200 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। रविवार को वेटनरी पीवीटी की प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई। ये प्रवेश परीक्षा मथुरा में BSA कॉलेज समेत 4 सेंटरों पर कराई गई। करीब 1200 लोग इस परीक्षा में सम्मिलित हुए। BSA कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर बबीता अग्रवाल ने बताया कि उनके केंद्र पर 500 परीक्षार्थी नामांकित थे, जिनमें से 171 अनुपस्थित रहे। आज यहाँ पर मथुरा BSA कॉलेज में पीवीटी की प्रीलिम्स की परीक्षा है, जिसमें 500 विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 329 प्रेजेंट हैं और 171 एब्सेंट। मैडम, परीक्षा के दौरान कोई ऐसा कोई मुन्ना भाई या कोई अनुचित साधन का प्रयोग, ऐसी कोई सूचना मिली है? नहीं, अभी तक कोई नहीं मिला है। वाणिज्य विभाग द्वारा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर सर्वे के आदेश से व्यापारी वर्ग में खासा रोष फैला हुआ है। इस संबंध में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष मुरारी अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारियों ने जॉइंट कमिश्नर को मुख्यमंत्री और वाणिज्य कर आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर टर्नओवर के आधार पर वाणिज्य कर विभाग द्वारा सर्वे के आदेश से व्यापारी बौखलाए हुए हैं। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष मुरारी अग्रवाल के नेतृत्व में इकट्ठे हुए व्यापारियों ने वाणिज्य कर जॉइंट कमिश्नर विजय कुमार को मुख्यमंत्री और वाणिज्य कर आयुक्त उत्तर प्रदेश को संबोधित मांग पत्र दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष व्यापारी नेता मुरारी अग्रवाल ने कहा
कि पिछले 20 सालों से उत्तर प्रदेश में किसी भी विभाग के सर्वे छापों पर रोक है और अब इसे व्यापारी किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व्यापार उद्योग को विकसित करने की बात कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश की नौकरशाही व्यापारियों के उत्पीड़न के लिए सर्वे छापे के आदेश जारी कर रही है, जो कि गलत है। और कोरोना आपदा से परेशान व्यापारी सर्वे छापे स्वीकार करना तो दूर, सर्वे छापे की बात सुनने तक को तैयार नहीं है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल आज वाणिज्य कर के ज्वाइंट कमिश्नर यहाँ पर आए हैं हम लोग व्यापार मंडल के पदाधिकारी, और हम इसलिए यहाँ पर आए हैं कि उत्तर प्रदेश की वाणिज्य कर आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है कि जिन व्यापारियों का टर्नओवर ज़्यादा है या जिन व्यापारियों का टर्नओवर कम है या फिर जिन व्यापारियों ने पूरा टैक्स की गणना अपने हिसाब से की है, उन व्यापारियों के यहाँ पे सर्वे और छापे होंगे। हम ये स्पष्ट रूप से आज ये बताने आए हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 25 वर्षों से सर्वे और छापों पर रोक है। सर्वे और छापे किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश का व्यापारी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि व्यापार मंडल का जन्म ही इसलिए हुआ था कि सरकारें पहली जो आज से 25 साल 30 साल पुरानी सरकारें थीं, वो व्यापारियों को परेशान करने के लिए सर्वे और छापे लगवाती थीं। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, सारा डाटा हमारा सरकार के पास मौजूद है। ऐसी स्थिति में भी अगर कोई सर्वे और छापे होते हैं, हम उसको किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। इस उद्घोषणा को हम पहुंचाने के लिए, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हम व्यापार को बढ़ावा देंगे, उद्योग को बढ़ावा देंगे, वो कहते हैं कि जितना उद्योग और व्यापार विकसित होगा उतना उत्तर प्रदेश विकसित होगा। वहीं उत्तर प्रदेश की बेलगाम नौकरशाही मुख्यमंत्री के आदेशों के विरुद्ध जाकर इस तरह के आदेश कर रही है, जिससे लोगों में रोष फैले। मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 6 माह हो गए कोरोना संकट के कारण किस तरह से व्यापारी समाज कष्ट झेल रहा है, किस तरह से 6 महीने में व्यापारी ने अपनी जान और माल को खोआ है। और आप ये लगातार देख रहे हैं कि आज भी स्थितियां नॉर्मल नहीं हुई हैं, कोरोना दिन पर दिन बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में भी अगर वाणिज्य कर कमिश्नर ये आदेश करें कि सर्वे और छापे होंगे, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये किस तरह की मानसिकता से ये आदेश जारी किया गया है। एक तरफ कोरोना चल रहा है, लोगों को अपनी जान और माल की रक्षा की पड़ी है, व्यापार बंद पड़े हुए हैं, लोग खरीदारी करने से डर रहे हैं, लोग सड़क पर आने से डर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सर्वे छापे के आदेश करने का औचित्य क्या है? मथुरा जिले के लाल दिल्ली साउथ वेस्ट के डीएम राहुल सिंह ने कोसी कला के नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज को गोद लिया है। कॉलेज में बालिकाओं के लिए बनाए गए नवीन पिंक शौचालय के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने इसकी घोषणा की। वहीं उन्होंने कहा कि मथुरा जिले का यह पहला सरकारी इंटर कॉलेज होगा जो कि देखने दिखाने लायक बनेगा। नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज कोसी कला की स्थिति कई सालों से खराब पड़ी हुई थी। यहाँ पर कभी भी किसी भी नगर पालिका चेयरमैन ने गौर नहीं किया। यहाँ पर पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए शौचालय की भी व्यवस्था नहीं थी। वर्तमान नगर पालिका चेयरमैन नरेंद्र कुमार इंजीनियर द्वारा मथुरा जिले के रहने वाले राहुल सिंह, जो IAS अधिकारी हैं, जो दिल्ली कापसखेड़ा में डीएम हैं, उन्होंने नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज को गोद लिया है। अब इसमें जो भी समस्या होगी उसका तुरंत निदान होगा। यहाँ पर बालिकाओं के लिए एक पिंक शौचालय का निर्माण भी किया गया है, जिसका उद्घाटन आज दिल्ली के डीएम राहुल सिंह ने किया और आने वाले दिनों में इस पूरे स्कूल की दशा को बिल्कुल सुचारू रूप से चालू करवाएंगे। इस संदर्भ में नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज की अध्यापिका ने डीएम राहुल सिंह का पटका पहनाकर और भगवान का स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान बढ़ाया। आपने देखा जैसे अध्यापिकाएं हैं, उनका कहना यह है कि यहाँ पर अध्यापिका भी थोड़ी सी कम है, उनका भी एक्स्ट्रा यहाँ पे टीचर्स की ज़रूरत है। तो उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे किस तरह से हम लोग फंड को अरेंज कर सकें ताकि ज़्यादा और टीचरों को रखा जा सके। कंप्यूटर की लैब यहाँ पे खुलनी है, तो उसके लिए कंप्यूटर के टीचर की भी ज़रूरत है। तो ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग टीचर का भी इंतज़ाम करें और इतने फ़ंड इकट्ठे कर सकें कि स्कूल एक अच्छी तरीके से चल सके। उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा अंतर्गत तहसील गोवर्धन की नेनूपट्टी गांव के नगला खुटिया के रहने वाले शहीद पुष्पेंद्र सिंह के परिवार
और ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय और डीएम को लिखित रूप से ज्ञापन दिया गया था कि गांव में पेयजल व्यवस्था कराई जाए और गांव की गलियां और नालियां और रोड बनवाया जाए, शहीद स्थल का विकास कराया जाए। जब यह ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचा तो उपरोक्त कार्यों की पूर्ति के लिए संबंधित कार्यालय को दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन कोई भी अधिकारी गांव में न तो विकास कार्य कराने और न विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए पहुंचा। ग्रामीणों का कहना था कि ऊपर से ही कागजों में कार्रवाई कर दी गई, अभी तक कोई भी कार्रवाई ग्राम विकास स्तर पर नहीं हुई। न तो गांव में पीने के पानी की कोई व्यवस्था है, न गांव की गलियां ही बनी हैं। आज भी गलियों में कीचड़ बनी हुई है, पानी के निकास की उचित व्यवस्था नहीं है। शहीद के घर का रास्ता खंडहर के समान है। जब मुख्यमंत्री कार्यालय से शहीद परिवार के नाम लिखित पत्र सूचना हेतु आया तो उसमें लिखा है कि शहीद के गांव का पूर्ण विकास हो चुका है। गांव में चारों तरफ गली में इंटरलॉकिंग है, पेयजल की उचित व्यवस्था है। तो इतना पढ़कर शहीद परिवार और गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिर गांव में गली और नालियां कब इंटरलॉक हो गई, गांव में पानी की व्यवस्था कब हो गई, कब शहीद का गेट बन गया और कब शहीद स्थल का विकास हो गया। आखिर किसने ये गलत और झूठी आख्या मुख्यमंत्री को भेजी, आखिर क्यों मुख्यमंत्री को कागजी कार्यवाही में गुमराह किया गया। इन सब बातों को लेकर शहीद परिवार और ग्रामीणों में खासा रोष व्याप्त है। आने वाले समय में शहीद परिवार अपने ग्राम विकास और शहीद स्थल के विकास के लिए दुखी होकर आने वाले समय में अनिश्चितकाल अनशन पर भी बैठ सकता है। शहीद के बूढ़े माँ बाप सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके बेटे के बलिदान की कीमत तो सरकार नहीं चुका सकती, कम से कम शहीद के गांव का विकास ही कर शहीद के बलिदान का कुछ तो अदा करें। खांचे की, पानी की, खरंजाना की, तो आपने किसी को अवगत नहीं कराया शासन में? खूब कराया, कोई सुनाई ना करने को। क्या कोई अधिकारी यहाँ जांच के लिए आया? कोई नहीं आया। तो आप क्या चाहते हैं? ये रास्ता सही है जाए, पानी की व्यवस्था है जाए। हमारे गांव में कुछ सुविधा ना है। पानी की सुविधा कैसी है? कोई पानी ना, खारा पानी है हमारे यहाँ। और रास्ते? रास्ते बिल्कुल घोटू कीचड़ पड़े, कोई खंजारा नहीं, कछु नहीं। तो हमें जैसी जानकारी मिली है, मुख्यमंत्री साहब को रिपोर्ट सौंपी गई है कि गांव में मीठा पानी है और गांव में इंटरलॉकिंग है। क्या ये सही है या गलत? गलत, कुछ भी नहीं है। तो आप का परिवार है, कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई सुविधा नहीं, सब परेशानी, कुछ भी नहीं है। सही परिवार है पर कोई सुविधा नहीं है, ना कोई रोड, ना कोई खंजरा, ना कोई पानी, ना कुछ भी नहीं है। हमें जैसी जानकारी हुई है कि मुख्यमंत्री साहब के यहाँ से लेटर आया कि गांव में मीठा पानी है, इंटरलॉकिंग है। कैसा पानी है आपके गांव में? ऐसा पानी है कि चिड़िया पी ले तो वो भी मर जाए। तो आप क्या चाहती हैं? आप क्या सरकार से ये चाहती हैं कि घर घर में पानी हो, नली गढ़ के आए और एक कुआं उसमें पानी छूटता है, उसमें भी 100 रुपए महीने देने पड़ते हैं घर घर में से। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में एक शराब सेल्समैन की हत्या का आरोप सिपाही पर लगा है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर एसपी ने सिपाही को निलंबित कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में एक शराब के सेल्समैन की हत्या का आरोप सिपाही पर लगा है। फिलहाल सिपाही को एसपी ने निलंबित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये मामला सुन्नगढ़ी के थाना क्षेत्र के सुन्नगढ़ी खास का है। बताया जा रहा है कि सुन्नगढ़ी में एक शराब की दुकान पर उपेंद्र पुत्र शंकर लाल निवासी नगला लोचन थाना कंपिल का एक युवक सेल्समैनी करता था। उसके संबंध थाने में तैनात कार चालक श्याम सिंह से थे। परिजनों का आरोप है कि श्याम सिंह उपेंद्र को दुकान से शराब निकलवाकर कादरगंज की कहकर ले गया। बाद में उपेंद्र को सिपाही ने शराब में नशीला पदार्थ मिलाकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव ठेके के बाहर डाल दिया। सुबह लोगों ने उपेंद्र को मृत अवस्था में पड़ा देखा तो हलचल मच गई। आनंद फानन में परिजनों के साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, जहां परिजनों ने सिपाही पर सीधा हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही मृतक उपेंद्र के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगामी कार्रवाई कर हत्या की वास्तविक हकीकत की तलाश करने में जुटी हुई है। बच्चे का मर्डर की सूचना मिली अभी हम लोगों को, तो हम लोग भाग के आए, देखा करके बच्चा डेड अवस्था में पड़ा हुआ है। कहाँ पर काम करता था ये यहीं सेलमैन था इसी में। कौन से थाने में? थाना सुनगढ़ी पड़ता है ना, थाना सुनगढ़ी, थाना बराबर में लगा हुआ है, बिल्कुल पास में। ये किस पे था सेलमैन जी? किस पे था? शराब की दुकान पर। नहीं, हत्या की आशंका है क्लियर। उसके गले पे निशान भी है, ऐसे हमने भी उसको देखा डेड बॉडी को, तो कहीं निशान फिशान भी
मतलब ये बता रहे हैं कि इसको मार के ही यहाँ रखा गया है। हो सकता है यहाँ न मारा हो, कहीं दूसरी जगह से मार के रख दिया हो, ये भी हो सकता है। नहीं, रंजिश पंजिश कोई मतलब चरित्र का बहुत उज्ज्वल था, करेक्टर भी उसका बहुत ओके था शुरू से। न दारू पीता था, भले ही सेलमैन था लेकिन दारू वारू पीने का शौक नहीं था। जनपद कासगंज की सोरो कोतवाली में 35 वर्षीय महिला का शव उसके ही घर से बरामद हुआ है। महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। कासगंज के सोरो कोतवाली क्षेत्र के समीपवर्ती गांव प्रहलादपुर निवासी सुरेंद्र सिंह की 35 वर्षीय पत्नी शशि लता का शव खून से लथपथ अवस्था में सुबह घर की चारपाई पर पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मायके पक्ष के साथ ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। वहीं इस मामले में मृतका के भाई प्रवीण के मुताबिक सुरेंद्र शशि लता के साथ आए दिन मारपीट और उत्पीड़न करता रहता था। इसी बात को लेकर सुरेंद्र सिंह, ससुर फूल सिंह, सास सुषमा, देवर गीतम सिंह और देवरानी अनीता ने मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सोनकर का कहना था कि एक शशि लता नाम की महिला का शव घर में ही पड़ा हुआ मिला था। मायके पक्ष के लोगों की तहरीर पर पति समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया जा रहा है। साक्ष्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज प्रातः शशि लता वाइफ ऑफ सुरेंद्र सिंह और प्रहलादपुर PS सोरो थाना क्षेत्र में इसके स्वयं के घर में ससुराल में मृतका का शव मिला। प्राप्त सूचना पर मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। परिवारीजनों को सूचना किया गया। परिवारीजनों द्वारा महिला की हत्या के संबंध में ससुराली जनों द्वारा उत्पीड़न करने व हत्या किए जाने की तहरीर दी गई है, जिसमें 5 लोग नामजद किए गए हैं। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी साक्ष्य के आधार पर की जा रही है। आप सर हत्या की गई है इनकी। किसने किया? हमारे ये घर वालों ने किया। आपके घर वालों ने? नहीं, इनके घर वालों ने, हमारे जिया जी के घर वालों ने। क्यों, क्या लगता है किस वजह से हुई है? सर वजह तो ये कुछ बताते नहीं थे, झगड़ा ज़्यादा करते थे तो पिताजी एक बार लेके भी गए थे यहाँ से रक्षा बंधन से पहले घर पे।